क्लास में हम लोग हेलोल्केन हेलोइन का आइसोमेरिज्म का टॉपिक कंप्लीट किए थे। आज यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक नया टॉपिक दिख रहा है, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। सुन लो, फिर सब लिखवा देंगे। सी एक्स, सी फॉर कार्बन और एक्स फॉर हेलोजन। एक्स की जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है हेलोजन। क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग याद करो। वहाँ पढ़े थे कि अगर दो आइडेंटिकल एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, क्योंकि आइडेंटिकल एटम्स का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू सेम होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी को कहा जाता है, इसलिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में होगा, न तो किसी के ऊपर में पार्शियल पॉजिटिव और ना ही पार्शियल नेगेटिव, यानी कि नॉन पोलर बनेगा। लेकिन अगर दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं और वहां कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग होगा। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ में शिफ्ट कर जाएंगे, और जब उसकी तरफ में शिफ्ट कर जाएंगे तो वो ज़्यादा पोलर हो जाएगा, उसके ऊपर में पार्शियल निगेटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर पहला कंक्लूजन ये आया कि कार्बन और हेलोजन में हेलोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है किसके रिस्पेक्ट में? कार्बन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ कार्बन और हेलोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है वो हेलोजन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से हेलोजन पर डेल्टा माइनस चार्ज और कार्बन पर डेल्टा प्लस चार्ज, और इस कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। यहाँ ये बन गया पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंपल कंसेप्ट ये आया कि द CX bond of haloalkane is polar in nature. And why it is polar in nature? Because halogen is more electronegative in comparison to carbon, इसलिए पोलर नेचर का होगा। अब हैलोजन में भी अगर देखें हम लोग तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका होता है? फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का और सबसे कम आयोडीन का। तो अगर हम लोग एक CF बॉन्ड लें, दूसरा CCl बॉन्ड लें, तीसरा CBr बॉन्ड लें और फिर चौथा CI बॉन्ड लें, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा, तो सब में देखो कार्बन 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 कॉमन है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा वो उतना ही ज़्यादा पोलर होगा। तो बताओ तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है फ्लोरीन, तो इन चारों में सबसे ज़्यादा पोलरिटी कहाँ प्रोड्यूस होगा? CF में, इसके बाद कहाँ? CCl, फिर CBr और सबसे कम CI। इसी पोलरिटी को हम लोग डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं, यानी कि CF का डाइपोल मोमेंट वैल्यू ज़्यादा होगा, उसके बाद फिर CBr का, फिर CI का, इस अनुसार से CL CI इस तरह से आएगा। ठीक है, अब इस बात को लिखवा देते हैं। लिखिए, हेडिंग डालिए आप कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हेलोजन में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका मतलब CF का ये बॉन्ड जो ज़्यादा पोलर होगा CCl के रिस्पेक्ट में, CCl का ज़्यादा होगा CBr के रिस्पेक्ट में, और CBr का ज़्यादा होगा CI के रिस्पेक्ट में। इसी पोलरिटी को हम लोग एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ कार्बन और फ्लोरीन लेते हैं और दूसरा कार्बन और क्लोरीन है, और हमें ये शो करना है कि कहाँ ज़्यादा पोलरिटी प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्रॉस्ड एरो इस्तेमाल करते हैं। एरो, आप बताओ तो इस कार्बन और फ्लोरीन में किनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है? फ्लोरीन। तो यहाँ जो एरो बनाएंगे वो फ्लोरीन की तरफ में होगा और यहाँ क्रॉस रहता है, यानी कि ये दो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किधर करेगा, और दूसरा ये बताता है मैग्नीट्यूड। जैसे फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव था तो यहाँ ज़्यादा पोलरिटी प्रोड्यूस होगा। Cl इसके रिस्पेक्ट में कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस जगह जो एरो बनाएंगे वो छोटा सा एरो बनाएंगे। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है इसलिए एरो इसकी तरफ में हुआ, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पोलरिटी कम बनेगा, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कम होगा, इसलिए यहाँ पर एरो जो छोटा बनाया गया पूरा। उसके बाद में कई क्वेश्चन था क्लास 11th में, क्वेश्चन था वहाँ पर कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है इन कंपेरिजन टू कार्बन, देयरफॉर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वुड बी पोलर। बिल्कुल होता भी है, बट कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, CO2 नॉन पोलर होता है। अब वहाँ 11th में ये बताया गया था कि वेक्टर का कंसेप्ट अप्लाई करके हम लोग निकालते हैं कि रिजल्टेंट वैल्यू कैसे जीरो हो जाता है। वैसे ही एक क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया हुआ है, आपके NCERT बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का 10.4, करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग
हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, CH2Cl2, CHCl3 या CCl4, यानी कि इनमें से किन का पोलैरिटी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। अब इसके लिए हम लोग को फिर वेक्टर वाला कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, एरो का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पर इस तीनों में, पूरे तीनों एग्जाम्पल्स में 3 एलिमेंट हैं, एक कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा क्लोरीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव यहाँ पर क्लोरीन है, दूसरे नंबर पर कार्बन है और तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन है, यानी इसी अनुसार से पोलैरिटी प्रोड्यूस होगा। फर्स्ट मॉलिक्यूल दिया हुआ है CH2Cl2, दूसरा मॉलिक्यूल दिया हुआ है CHCl3 और तीसरा दिया हुआ है CCl4। एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना बोर्ड पर। इन सब का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, लेकिन यहाँ बोर्ड पर प्लेन में समझाने के लिए हम इसके स्ट्रक्चर को ऐसे लिख रहे हैं। CH2Cl है तो Cl, यहाँ H और H, CH2Cl बन गया। इस जगह पर CHCl3 है, यानी 3 क्लोरीन होगा, क्लोरीन और यहाँ हाइड्रोजन। और ये CCl4 है, यानी चारों बॉन्ड क्लोरीन से जुड़ा होगा, कार्बन टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। अब बताओ तो यहाँ कार्बन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन। तो जो पोलैरिटी प्रोड्यूस होगा वो किसकी तरफ होगा? क्लोरीन की तरफ। यहाँ भी किसकी तरफ होगा? क्लोरीन की तरफ। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है? कार्बन। तो इनके द्वारा जो पोलैरिटी प्रोड्यूस किया जाएगा वो कार्बन की तरफ, यहाँ पर ये कार्बन की तरफ। अब दो चीज नोटिस करो, एक तो डायरेक्शन, यहाँ ये इंडिकेट करा है कि इस बॉन्ड में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ इंडिकेट करा है कि इस दोनों में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरा चीज जो गौर करना है वो ये कि यहाँ पर देखो इसका बॉन्ड लेंथ छोटा है, इसका एरो का लेंथ जो है वो छोटा है। रीजन ये कि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो कम होगा कार्बन और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में। तो वैसे ही कंसेप्ट अब यहाँ अप्लाई करेंगे। बोलो यहाँ जो पोलैरिटी प्रोड्यूस करेगा वो टुवार्ड्स क्लोरीन, यहाँ टुवार्ड्स क्लोरीन, यहाँ बताओ टुवार्ड्स क्लोरीन और यहाँ टुवार्ड्स कार्बन। यहाँ सिर्फ क्लोरीन ही है तो सब में कहाँ होगा? टुवार्ड्स क्लोरीन। और चूंकि सब में आइडेंटिकल एटम है तो सब में एरो का लेंथ जो है वो सेम होगा, बराबर होगा। अब वेक्टर के अनुसार से रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट राइट साइड की तरफ में होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन की तरफ में जा रहा है, यानी एडिशन होगा। 90 डिग्री नहीं है, 180 डिग्री नहीं है कि अलजेब्रिक हम लोग कर देंगे, लेकिन एंगल का यूज करके करेंगे। रफ हम लोग को गेस करना है कि चूंकि सेम डायरेक्शन में है तो इनका रिजल्टेंट एडिशन की वजह से आएगा। इधर ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में, यहाँ टुवार्ड्स राइट है, इनका भी क्या होगा? एडिशन होगा। यहाँ एडिशन हो गया। इन दोनों का कहाँ होगा? टुवार्ड्स राइट, और यहाँ कहाँ होगा? लेफ्ट। और ये दोनों देखो का रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा? इसका रिजल्टेंट लेफ्ट की साइड में, और एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा? क्योंकि एक राइट साइड में जा रहा है, दूसरा लेफ्ट साइड में। क्योंकि लेफ्ट वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है इसलिए रिजल्टेंट जो आ जाएगा वो लेफ्ट की तरफ में। यहाँ इन दोनों का रिजल्टेंट राइट साइड में और इन दोनों का रिजल्टेंट लेफ्ट साइड में, और दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि एरो का लेंथ सेम होगा। अब आप बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि दोनों बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि CCl4 मॉलिक्यूल में बॉन्ड तो पोलर है लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, क्योंकि एक के द्वारा जो पोलैरिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है दूसरे के द्वारा वो प्रोड्यूस पोलैरिटी को क्या कर रहा है? कैंसिल कर दे रहा है। जैसे फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, वहां बताया गया होगा कि अगर इधर 10 न्यूटन का फोर्स से खींच रहा है, इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स से खींच रहा है, तो उनका रिजल्टेंट वैल्यू कितना होगा? 0। यानी फिजिक्स ये कहता है कि आपका रिजल्टेंट 0 है, आपके ऊपर में कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है, जबकि जो व्यक्ति है जिसको खींच रहा है वो तो बेचारा सफरर होगा। ठीक है, यहां बढ़ते हैं। अब इन दोनों में आपके सामने में है वो तो 0 हो गया, वो पता चल गया। अब बताओ तो इन दोनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा? फर्स्ट का, CH2Cl2 का। दूसरे नंबर पर कौन आएगा? CHCl3। और सबसे कम किसका होगा? CCl4। तो यहाँ सीक्वेंस नहीं कर रहा था, यहाँ तक कह रहा था कि कौन ज्यादा होगा, तो यहाँ आंसर कौन हो जाएगा? A। यहाँ आंसर A यानी CH2Cl2।
बोलो समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ कंसेप्ट अप्लाई हुआ पोलैरिटी का। तो कंसेप्ट है तो कोई भी मॉलिक्यूल्स दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए और फिर आंसर नोट कर लीजिए। ये कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, यानी क्लोरोबेंजीन का कम है, साइक्लोहेक्साइल का ज्यादा है डायपोल मोमेंट वैल्यू, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहले क्लोरोबेंजीन को बनाते हैं हम लोग। है क्या क्लोरोबेंजीन? क्लोरोबेंजीन में बेंजीन होगा, ये बेंजीन हो गया और इसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है। और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन और इसके साथ में Cl। यहां पर भी ये कार्बन एटम है और यहां भी कार्बन है, दोनों जगह पर कार्बन ही है, लेकिन इस जगह का कार्बन एटम का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2, और यहाँ के कार्बन एटम का sp3। तीनों के कार्बन का अलग अलग है। अगर ऊपर वाला भी sp3 और ये भी sp3 तो दोनों का पोलैरिटी सेम होता है। अब यहाँ कहता है कि कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू उसके हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करता है। तो तीन तरह का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़े हैं, sp, sp2 और sp3। और यहां बताता है कि जितना ज्यादा s कैरेक्टर का परसेंटेज उतना ही ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। s कैरेक्टर कैसे निकालते थे? याद कीजिए क्लास 11। यहां अगर sp में निकालना है तो बताए थे कि s का कितना ऑर्बिटल है? 1 डिवाइडेड बाई टोटल ऑर्बिटल, s का 1 और p का 1, तो 1/2 इंटू 100। बताओ कितना परसेंट आ गया? 50%। sp2 का निकालना है तो s का 1 और टोटल 3, 2 and 1 3, तो 1/3 इंटू 100 करेंगे, वैल्यू कितना हो जाएगा? 33.33%। वहीं अगर sp3 का निकालेंगे तो 1/4 इंटू 100, इट मीन्स 25%। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन ये है sp, sp2 और sp3। और इनमें अगर परसेंटेज हम लोग निकालें s का, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, तो यहाँ आ जाएगा 50%, इस जगह पर 33.33% और इनका 25%, इनका 25%। यह आ गया हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। अब बताओ तो इन तीनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा? कार्बन, sp, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3। यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तीनों कार्बन का अलग अलग हो गया। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा यहाँ कार्बन 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 ही है, लेकिन सबसे ज्यादा होगा किसका? sp का। दूसरे नंबर पर कौन आएगा? sp2 और तीसरे नंबर पर कौन आएगा? sp3। और रीजन ये है कि सब में s का परसेंटेज अलग अलग है। अब यहां आ जाओ, इस जगह पर sp2 है, इसमें s का परसेंटेज कितना बताए? 33.33%। और यहाँ sp3 है 25%। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया? ये कार्बन। अब इसको समझने के लिए एक रफ डाटा ले लेते हैं, ठीक है, तब आपको डायपोल मोमेंट समझ में आएगा। मान लें कि यहां भी क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन है, इसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू 10 है, यहां 10 है, बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना, 10 है। अब कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मान लें कि यहां पे कार्बन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम 4 ले लेते हैं, तो अब बताओ इसमें ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। तो जब इसका वैल्यू 4 है तो इसका वैल्यू हम कितना ले रहे हैं? 6। अब आंसर समझ में आ गया। अब पोलैरिटी डिपेंड करता है दोनों के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस पर। तो यहां जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे तो बोलो कितना आएगा? 4। और यहां कितना होगा? तो कौन ज्यादा पोलर हुआ, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। समझ में आया कैसे हुआ? जो ठीक है, यानी ऐसे कंफ्यूजन होता है तो हम एक रफ डाटा ले लिए कि ये कार्बन एटम जो sp2 हाइब्रिडाइड है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसका कम है, तो इसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को 4 किया और इसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को 6 किए। अब डायपोल मोमेंट वैल्यू दोनों के रिजल्टेंट पोलैरिटी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। तो यहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस का वैल्यू 4 आ रहा है, जबकि यहां कितना आ रहा है? 6। इसका मतलब ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा इसके रिस्पेक्ट में, और वही तो क्वेश्चन पूछ रहा था, का स्टेटमेंट हम आपको लिखवा दिए हैं। तो ये डाटा जो 6 और 10 लिखे थे ये आपको समझाने के लिए लिखे थे, ये कोई फैक्ट डाटा नहीं है। वैल्यू लो लेकर के चलोगे टेबल से तो वहां से भी आएगा, तो वैसे ही डिफरेंस आएगा, लेकिन हमें समझना था तो ये पार्ट।
तो आपके आंसर में सिर्फ ये लिखना है और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया जिसको अलग से लिख लोगे आप, बॉक्स में कर दो, इसको अलग से बॉक्स। अल्कोहल कहा जाता है जहां पर अल्काइल ग्रुप के साथ में OH लगा हुआ और इनका रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX के साथ कराते हैं, तो अल्कोहल का OH और हाइड्रोजन हैलाइड का H ये कंबाइन कर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। तो देखो तो OH और H कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, H2O, और R के साथ में ये X जुड़ जाएगा, यानी यहाँ हो गया RX और प्लस H2O। अब हम लोग कोई भी अल्कोहल अगर लें, बोर्ड पर समझना थोड़ा सा, C2H5OH इनका रिएक्शन अगर करा रहे हैं, तो अगर इनका रिएक्शन कराना है HCl के साथ तो यहाँ क्या बन जाएगा, C2H5Cl। अगर इनका रिएक्शन कराते हैं हम लोग HBr के साथ तो क्या बन जाएगा, C2H5Br। और वहीं अगर इनका रिएक्शन करा देते हैं HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो ये बन जाएगा C2H5I। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, अगर आप रिएक्टेंट को यानी स्पेशली रिएजेंट को, रिएक्टेंट का दो पार्ट होता है, एक सबस्ट्रेट और दूसरा रिएजेंट। सबस्ट्रेट कहा जाता है जो कार्बन एटम कंटेनिंग पार्ट है, और रिएजेंट कहा जाता है जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग पार्ट होता है। तो रिएजेंट को अगर आप एरो पर लिखते हैं तो बाई प्रोडक्ट को आप इग्नोर कर सकते हैं, यानी बाई प्रोडक्ट लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑर्गेनिक में बैलेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बैलेंस किए या ना किए, ठीक है। इनऑर्गेनिक में ये इंपॉर्टेंट है, वो लिखना पड़ता है। तो अगर एरो पर लिख दिए तो आप H2O छोड़ भी सकते हैं वहाँ पर। इन सब जगह पर ये रिएक्टेंट के साथ में दिया गया, इसलिए यहाँ प्लस लिखना चाहिए, ये प्लस और ये प्लस। लेकिन अब एक खास बात ये याद रखना पड़ेगा, इनका कंडीशन, यानी कि जब HCl का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर इनके साथ में अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिया जाता है, ZnCl2। HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है, और HI के साथ कराते हैं तो सिंपल हीट करना पड़ता है। रीजन ये है कि हम लोग जब इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो यहाँ HF, HCl, HBr और HI, यानी टॉप टू बॉटम जाने पर एटम का साइज इंक्रीज करता है। तो एटम का साइज इंक्रीज करता है तो ये बॉन्ड लेंथ वैल्यू बढ़ेगा, और जब बॉन्ड लेंथ वैल्यू बढ़ेगा तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी घटेगा, यानी कि इसमें से सबसे आसानी से तोड़ना ये है। इसको उससे ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, यह सीक्वेंस है, कुछ एक जगह पर एक्सेप्शन भी आते हैं। तो यहाँ पर HI में कोई कंडीशन डालने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम है, तो इसलिए बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर जाता है। इसे एनर्जी देना पड़ता है, इसके लिए अलग कंडीशन अप्लाई करने का जरूरत पड़ता है। तो ये कंडीशन भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किन के साथ में क्या डालना होता है। तो पहले आप ये नोट करो, उसके बाद जो स्टेटमेंट अभी लिखवा देंगे उसके बाद ये इक्वेशन नोट करना, सिर्फ ऊपर वाला है। जैसे ये कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग HBr लिए, HBr की जगह पर आप मेटल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। मेटल ब्रोमाइड जैसे आप NaBr ले लो कंडीशन में, और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब कहता है कि NaBr से कैसे रिएक्ट करेगा सर। एक्चुअली होता क्या है, NaBr से अल्कोहल रिएक्ट नहीं करेगा, ये NaBr और H2SO4 रिएक्ट कर जाएंगे। NaBr का जब H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तब यहां ये फॉर्मेशन कर लेगा HBr और प्लस Na2SO4, सोडियम सल्फेट बन गया HBr। यानी कि इन प्लेस ऑफ HBr we can use metal bromide in the presence of concentrated sulfuric acid, because metal bromide itself react with concentrated sulfuric acid and form hydrogen bromide during the chemical reaction। और जैसे ही ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना, अब ये इसके साथ रिएक्ट कर ब्रोमो अल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा। आपके एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसी पार्ट से रिलेटेड, तो क्या हम लोग NaBr की जगह पर NaI लेंगे और H2SO4 यूज करेंगे तो फिर HI का फॉर्मेशन होगा। अब यहां कहता है कि ये रिएक्शन में आयोडो अल्केन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बोलता है कि NaI या KI H2SO4 के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोजन आयोडाइड का तो फॉर्मेशन करेगा, लेकिन ये H2SO4 चूंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वैल्यू वीक है, तो ये तुरंत इसके बॉन्ड को तोड़ करके हाइड्रोजन आयोडाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? I2 में कन्वर्ट कर देगा।
और अल्कोहल I2 से रिएक्ट नहीं करता है, किससे रिएक्ट करता है? HI से रिएक्ट करता है। तब वैसे कंडीशन में आपको सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेना होगा। अगर बनाना ही है मेटल आयोडाइड से तो H2SO4 की जगह पर H3PO4 आप लेंगे, तब वहां पर बनेगा। उसी बात को यहां पर हम लिखे हैं, देखो यहां नोट में ये लिखा हुआ है, इन प्लेस ऑफ HBr वी कैन ऑल्सो यूज मेटल ब्रोमाइड विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड because it results the formation of HBr during the reaction to produce haloalkane। देखो ये अल्कोहल NaBr से रिएक्शन कराए H2SO4, फिर बन गया ये मेटल ब्रोमाइड। कैसे बना इसका एक्सप्लेनेशन देखो दो रिएक्शन में, NaBr H2SO4 से NHS4 और फिर किसका फॉर्मेशन किया? HBr का, और ये HBr अल्कोहल से रिएक्ट कर फॉर्मेशन किया CH3Br का। समझ में आया? लिखे ये NaHSO4 फिर कन्वर्ट कर जाता है Na2SO4 में, यानी कि फिर अगर और कोई दूसरा मेटल आ रहा है तो उसके साथ में वो कंबाइन कर जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? पहला नोट में ये पॉइंट हुआ कि इन प्लेस ऑफ HBr वी कैन यूज मेटल ब्रोमाइड इन द रिएक्शन बिकॉज मेटल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑल्सो रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ HBr। दूसरा जो पार्ट बोल रहे थे वो आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन था। देखो इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 10.2 यहां करा, व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ KI। KI के समय में अगर मेटल आयोडाइड से बनाना चाहते हैं तो क्यों नहीं करना चाहते हैं? तो उसका आंसर यहां लिखवाए हैं, मेटल आयोडाइड कैन नॉट बी यूज विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रिपेयर आयोडोअल्केन बिकॉज H2SO4 is a strong oxidizing agent and it oxidize the formed hydrogen iodide into iodine। ये आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। रिएक्शन यहां सपोर्ट में लिख दिए हैं। फिर आगे, ड्यू टू दिस रीजन द मेटल आयोडाइड इज ट्रीटेड विथ फॉस्फोरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड की जगह कहां लिखेंगे? फॉस्फोरिक एसिड। तो यहां पर ये फॉस्फोरिक एसिड का यूज किया। एक्सप्लेनेशन रीजन कैसे आ गया? तो इस तरीके से आ गया। समझ में आया? तो नोट में इसको आप लिख लीजिए, पूरा जो रिएक्शन लिखा हुआ है लिखिए नोट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।